यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सविता देवी अपने बेटे रोहित और बहू नीहा के साथ रहती थी। बाहर से देखने पर यह घर एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार जैसा लगता था। सुबह की रौनक, मोहल्ले में नीहा की हंसी और रात को चौखट पर बैठकर पड़ोसियों से बातें करती सविता देवी। लेकिन भीतर ही भीतर इस घर की दीवारों में एक खामोश तनाव पल रहा था। सास और बहू के रिश्ते की खटास धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई थी कि हर दिन झगड़े, ताने और अपमान इस घर की हवा में घुल गए थे। सविता देवी 60 की उम्र के करीब बेहद सख्त और पुराने ख्यालों वाली औरत थी। उसका मानना था कि घर की हर चीज उसकी मर्जी से चलेगी। नीहा पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच रखने वाली और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की। शादी को अभी बस 2 साल ही हुए थे, लेकिन इन 2 सालों ने नीहा को ऐसा महसूस कराया मानो वह एक कैद में जी रही हो। झगड़े की शुरुआत और टकराव। रोहित नौकरी के सिलसिले में अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहता। उसकी गैर मौजूदगी में सास बहू का सामना होता और वही घर जंग का मैदान बन जाता। नीहा कहती, माँ जी, मैं काम कर रही हूं, थोड़ा आराम करने दीजिए। सविता देवी झल्लाकर बोलती, हमारे जमाने में औरतें खेत में काम करती थीं, फिर भी घर संभालती थीं। तुम्हें तो बस बहाने बनाने आते हैं। धीरे धीरे यह तनाव रोहित तक पहुंचने लगा। नीहा हर बार शिकायत करती, पर रोहित कभी मां के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक घटना जिसने आग में घी डाल दिया। एक दिन मोहल्ले में अचानक खबर फैली कि सविता देवी के गहने चोरी हो गए हैं। पूरा घर सिर पर उठा लिया गया। सविता देवी ने बिना देर किए उंगली नीहा पर उठा दी। मुझे सब पता है, ये औरत सीधी नहीं है। मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करती है और अब मेरे गहने भी उड़ाने लगी। नीहा का चेहरा लाल हो गया। उसने रोहित से कहा, तुम्हें लगता है मैंने चोरी की है? अगर हां तो इस घर से अभी चली जाती हूं। लेकिन रोहित चुप रहा। नीहा का गुस्सा उसकी आंखों से छलक पड़ा। उसी रात उसने तय किया कि अब हालात को ऐसे नहीं रहने देगी। सस्पेंस का बीज। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने देखा कि घर का माहौल अचानक बहुत बदल गया है। सविता देवी अजीब तरह से चुप चुप रहने लगी थीं। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलकती थी। फिर एक सुबह मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। नीहा हिस्टेरिकल हालत में घर के बाहर दौड़ती हुई निकली और बोली, मां जी ने फांसी लगा ली है। पड़ोसी दौड़े। कमरे में जाकर देखा, पंखे से लटकता सविता देवी का शव। पुलिस का प्रवेश। पुलिस पहुंची। SHO राकेश सिंह ने क्राइम सीन देखा। कमरे में सुसाइड नोट रखा था जिसमें लिखा था, मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बहू नीहा है। उसने मुझे जीते जी मार डाला। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। पुलिस ने तुरंत नीहा को कस्टडी में ले लिया। लेकिन ACP स्तर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मामला थोड़ा अजीब लगा। शव के गले के निशान रोप के नहीं बल्कि किसी और चीज से बने थे। कमरे में जबरन खींचातानी के निशान थे। और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सुसाइड थी तो नोट किसने लिखा? मामला अब सुसाइड और मर्डर के बीच झूलने लगा था। शुरुआत पुलिस की तफ्तीश। थाने में जब नीहा को बिठाया गया तो उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, वह रो रो कर कह रही थी। लेकिन पूरे मोहल्ले में बातें फैल चुकी थीं। बहू ने ही सास को मार डाला। ACP राजीव वर्मा ने केस हाथ में लिया। उनका अंदाज शांत था, लेकिन नजरें हर चीज को बारीकी से पकड़ रही थीं। उन्होंने सबसे पहले क्राइम सीन को दोबारा देखा। पंखे से लटकती रस्सी की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि 60 साल की औरत आसानी से खुद को नहीं लटका सकती थी। रस्सी के पास स्टूल रखा जरूर था, लेकिन उसके ऊपर धूल जमी थी। सबसे अजीब, सुसाइड नोट पर हैंड राइटिंग शेकी थी, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट को लगा कि यह फोर्स्ड राइटिंग है, यानी किसी से दबाव में लिखवाया गया। ACP ने तुरंत आदेश दिया, रोप और हैंड राइटिंग को फोरेंसिक लैब भेजो और घर के हर कोने से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। गवाहों के बयान। पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई। सामने वाले शर्मा जी बोले, कल रात करीब 10 बजे नीहा और उसकी सास की तेज बहस हो रही थी। गालियों की आवाज आई थी। बगल की अनीता ने कहा, भाई साहब, ये झगड़ा तो रोज का है, लेकिन कल नीहा बहुत गुस्से में थी। उसने सास को कहा था कि अगर और बदनाम किया तो अच्छा नहीं होगा। ये बयान नीहा पर शक को और गहरा करने लगे। रोहित का बयान। जब बेटे रोहित से पूछताछ हुई
तो उसकी आंखें लाल थीं। सर, मेरी मां बहुत सख्त थी। उन्होंने हमेशा मेरी पत्नी को ताने दिए। मैं मानता हूं कि दोनों में झगड़े थे, पर मेरी पत्नी कातिल नहीं हो सकती। एसीपी ने उसकी आंखों में देखा और काल्मली पूछा, रोहित, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी पत्नी निर्दोष है? रोहित चुप हो गया। फोरेंसिक रिपोर्ट। पहला झटका। लैब से रिपोर्ट आई। रोप के निशान गले पर साफ नहीं थे, बल्कि पीछे से कसकर दबाने के थे। यानी यह सुसाइड नहीं, बल्कि स्ट्रैंगुलेशन मर्डर था। और सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग नीहा की नहीं थी। एसीपी के माथे की लकीरें और गहरी हो गईं। तो फिर नोट किसने लिखा और सविता देवी को किसने मारा? इन्वेस्टिगेशन गहराता है। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। अलमायरा के एक कोने से उन्हें सविता देवी की पर्सनल डायरी मिली। उसमें लिखा था, मुझे लगता है मेरा बेटा और बहू मिलकर मुझे हटाना चाहते हैं। घर की प्रॉपर्टी उनके नाम करने के लिए मुझ पर दबाव डालते हैं। ये एंट्री शॉक कर देने वाली थी। अब शक सिर्फ नीहा पर नहीं, बल्कि रोहित पर भी आने लगा। एक नया मोड़, सीसीटीवी फुटेज। एसीपी ने आसपास की दुकानों और गली में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक कैमरे में रात 11:30 बजे का फुटेज मिला। रोहित घर से बाहर निकलता दिखा और पास के साइबर कैफे की तरफ गया। एसीपी ने तुरंत साइबर कैफे से डाटा निकलवाया। उन्हें पता चला कि उस समय से किसी अननोन ईमेल आईडी से प्रॉपर्टी पेपर से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स स्कैन और मेल की गई थीं। यह साफ था, मामला सिर्फ घरेलू झगड़े का नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी और लालच से जुड़ा था। पुलिस स्ट्रेटजी, साइकोलॉजिकल प्रेशर। एसीपी ने दोनों, नीहा और रोहित, को अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ की। नीहा बार बार रो रही थी, सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मां जी ने हमेशा मुझे तंग किया, पर मैं उन्हें मार ही दूंगी, यह मैंने कभी सोचा नहीं। रोहित कह रहा था, मैं साइबर कैफे तो गया था, लेकिन वो प्रॉपर्टी का काम लीगल था। मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं। एसीपी ने दोनों को आमने सामने बैठाया। तुम दोनों सच बोलो, वरना फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पहले ही बता चुके हैं कि यह मर्डर है और इसमें घर के अंदर का ही कोई शामिल है। एक गुप्त राज का खुलासा। जांच के दौरान एसीपी को एक और शॉकिंग डिटेल मिली। सविता देवी का मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड्स में लगातार किसी अज्ञात नंबर से बातचीत हो रही थी। जब पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो वो एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर अजय का निकला। एसीपी ने अजय को उठवाया। पूछताछ में उसने खुलासा किया, सविता जी मुझे प्रॉपर्टी बेचकर पैसे चाहती थीं, लेकिन उनके बेटे और बहू दोनों इसके खिलाफ थे। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर मैंने डील फाइनलाइज नहीं की तो वो अपने बेटे को कोर्ट ले जाएंगी। इससे पुलिस को एक और एंगल मिला। हो सकता है बेटे बहू को डर था कि मां प्रॉपर्टी बेच देगी। शुरुआत, फोरेंसिक एविडेंस का वजन। फोरेंसिक लैब से डिटेल्ड रिपोर्ट आई। रस्सी पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वे नीहा और रोहित दोनों के नहीं, बल्कि अजय के थे। सविता देवी के नेल्स के नीचे से स्किन पार्टिकल्स मिले जो किसी अनजान पुरुष के थे, और सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी अजय की निकली। एसीपी वर्मा ने सबूत टेबल पर पटकते हुए कहा, अब खेल खत्म, असली कातिल बाहर आ चुका है। अजय की गिरफ्तारी और कन्फेशन। पहला ट्विस्ट, अजय को हिरासत में लिया गया। पहले तो वह साफ इनकार करता रहा, पर जब फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके सामने रखी गई तो उसकी चुप्पी टूट गई। हां, मैंने ही मारा सविता को। वो प्रॉपर्टी मेरे नाम बेचने वाली थी, लेकिन फिर अचानक मुकर गई। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ ऑर्फनेज को दान करेंगी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा अगर वो मर जाएंगी तो बेटा और बहू मजबूरी में प्रॉपर्टी बेच देंगे और मुझे फायदा होगा। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया, लेकिन एसीपी को कुछ खटक रहा था। एसीपी का शक। दूसरा ट्विस्ट, एसीपी ने कोल्ड वॉइस में पूछा, अगर डील तुम्हारे नाम हो रही थी तो तुम्हें क्या डर था? और सविता देवी ने डायरी में क्यों लिखा कि उनका बेटा और बहू उन्हें हटाना चाहते हैं? अजय अचानक हड़बड़ा गया। एसीपी की नजरें उसके चेहरे पर गड़ी थीं। तुम्हें घर के अंदर की बातें कैसे पता चली? डायरी, झगड़े और मां बेटे की टेंशन्स, ये सब डिटेल तो सिर्फ घर वालों को पता थी। अब पजल क्लियर होने लगा। अजय अकेला नहीं था, कोई घर से उसे फीड कर रहा था। सच्चाई का पर्दा फाश। मोबाइल टावर लोकेशन और कॉल डिटेल से साफ हुआ कि नीहा और अजय के बीच पिछले 6 महीनों से लगातार कांटेक्ट था। दोनों के बीच 700 से ज्यादा कॉल्स और कई लेट नाइट मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे।
एसीपी ने जब नेहा को कन्फ्रंटेशन में अजय के सामने बैठाया तो वह टूट गई। हां, मैंने ही उसे सब बताया था। मां जी मुझे रोज गालियां देती थीं, कैरेक्टर पर शक करती थीं। मैं तंग आ चुकी थी। अजय ने कहा कि अगर वो हट जाएंगी तो सब आसान हो जाएगा। मैंने हामी भर दी, लेकिन मैंने खुद उन्हें हाथ नहीं लगाया। ये काम अजय ने किया। रोहित की हालत। रोहित यह सुनकर टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। एसीपी साहब, मुझे तो लगा मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी ताकत है, पर उसने ही मेरी मां की मौत की साजिश में साथ दिया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। कानूनी कार्रवाई, कोर्ट रूम ड्रामा। केस कोर्ट में गया। प्रोसिक्यूशन ने फोरेंसिक एविडेंस, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और कॉल रिकॉर्ड्स पेश किए। जज ने साफ कहा, यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अजय पर आईपीसी 302 मर्डर और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई। नेहा पर 120B और अबेटमेंट चार्जेस लगे। उसे भी 10 साल की सजा सुनाई गई। क्लाइमैक्स, रिश्तों का अंत। सजा सुनते ही नेहा जोर जोर से रोने लगी। मैंने तो सिर्फ आजादी चाही थी, जेल की जंजीरें नहीं। अजय का चेहरा पत्थर सा हो गया। रोहित खामोश खड़ा रहा। एक ही झटके में उसने अपनी मां और पत्नी दोनों को खो दिया था। उसके घर की हंसी खुशी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अंतिम मोड़, एसीपी का संदेश। केस बंद करते वक्त एसीपी राजीव वर्मा ने अपने जूनियर ऑफिसर से कहा, रिश्तों में जब नफरत और लालच घुस जाता है तो घर मंदिर नहीं कब्रिस्तान बन जाता है। कानून भले देर से पकड़ता हो, लेकिन सच कभी छिपा नहीं रहता।